Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we have four major articles to discuss. First article is about Bodh Gaya. Second article यूरेनियम enrichment के बारे में, सरहुल फेस्टिवल के बारे में थर्ड आर्टिकल, एंड प्लेसेस इन न्यूज में हम बात करेंगे टोंगा के बारे में. These articles are very much important for your upcoming pre as well as mains. सबसे पहले हम बोध गया टेम्पल की और इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे. देखिए, रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था हिंदू में, जहां पर यह बताया गया कि फेब 2025 में ऑलमोस्ट 100 बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक डिमांड दी कि भाई जो बोध गया टेम्पल एक्ट है आप उसको रिपील कर दीजिए, यानी 1949 के इस एक्ट को आप हटा दीजिए, बिकॉज इसमें जो 8 मेंबर्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है उसमें बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जहां पे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आपके मजिस्ट्रेट रहते हैं एंड कहीं ना कहीं इसमें हिंदू मेजॉरिटी देखने को मिलती है. तो दैट्स वाई यहां पर आप हमें हमारे जो मेजर एक आप ये कह सकते हो कल्चरल साइट है इसका एक्सेस दे दीजिए. तो वैसे अगर देखी जाए तो ये एक तरह से अपने टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में फुल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये अनफेयर कंट्रोल है कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट साइट के ऊपर इस कमेटी का, एंड इसको हटाने की जरूरत है. अब इसके बारे में थोड़ा हम हिस्टोरिकली समझते हैं. देखो, जो अशोका जी थे इन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाया था 3rd सेंचुरी में, एंड बाद में खिलजी के इन्वेजन के बाद इसके ऊपर हिंदू कंट्रोल आपका स्टैब्लिश होता है. 1590 आते आते यहाँ पर बोध गया मठ बना दिया जाता है हिंदू मॉन्क्स के द्वारा, एंड 49 आते आते बिहार असेंबली जो है उन्होंने बोध गया टेम्पल एक्ट को प्रेजेंट किया और पास किया, जहां पर एक कमेटी बनाएगी इस एरिया के होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए. बाद में रिट पिटीशन डाली गई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी. अभी तक इसके ऊपर बहुत कुछ हुआ नहीं है, एंड इवन 2023 से लेके 25 के बीच में ऑटोनॉमी के लिए मल्टीपल प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले. तो यहां पर ये जो आपकी कमेटी है ये करती क्या है? देखिए, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऑपरेशन मैनेजमेंट सब ये आपकी कमेटी हैंडल करती है. यहां पर आपको हिंदू और बुद्धिस्ट का कहीं ना कहीं एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है. मोर ओवर यहां पर आप ये भी मान के चलें कि ओवरऑल इस एरिया की कल्चरल प्रिजर्वेशन भी इस कमेटी के हाथ में ही रहती है, एंड किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए भी ये आपकी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, ये बिहार गवर्नमेंट ने पास किया था, जो गवर्न करता आपका महाबोधगया टेम्पल को. एंड इसमें 8 मेंबर कमेटी है, जैसा मैंने आपको बताया 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू यहां पर आपके कमेटी के मेंबर रहते हैं. एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी धर्म से वो बिलोंग करते हो, ही विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. अब यहां पे जो प्रोटेस्टर्स है वो कहते हैं कि देखो, यहां पर कहीं ना कहीं हिंदू मेजॉरिटी का कंट्रोल रहता है, रिलीजियस ऑटोनॉमी जो है इनकी उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, एंड इस वजह से इस एक्ट को हटाना चाहिए एंड नए लेजिस्लेटिव चेंज इस एरिया में आने चाहिए. अब यहां पे वैसे प्रीवियसली भी एक अटेम्प्ट 1990 में की गई थी, जहां पर बोध गया महाविहारा बिल को लेके आए थे लालू प्रसाद यादव, उस समय के सीएम, एंड इन्होंने बुद्धिस्ट को फुल कंट्रोल देने की बात की थी. बट कहीं ना कहीं ये एक्ट कभी भी आपका फोर्स में नहीं आया, क्योंकि ये बिल कभी पास ही नहीं हो पाया. तो प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि यहाँ पर 8 कमेटी मेंबर्स है जो इस पूरे चीज को लेकर डिसीजन लेती है. अब अगर बात की जाए इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, तो ये बोध गया बिहार के अंदर लोकेटेड है, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपनी एनलाइटमेंट को अचीव किया था. आप ये मान के चलें कि उनको ज्ञान का प्रकाश मिला था. अब ये 2002 के बाद से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एंड अशोका के टाइम पे 3rd सेंचुरी में इसे बिल्ड किया गया था. बाद में रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम इसकी हुए, गुप्ता पीरियड में भी आपको देखने को मिलती है, एंड खिलजी के टाइम पे इसको इन्वेड किया गया था. तो यहां पे आप मान के चलें कि इस टेम्पल को अगर आप देखें तो हमारी हिस्ट्री की बहुत सी चीजों को ये संजो के रखे हुए हैं. अब वैसे ये ब्रिक से बना हुआ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपके ब्रिक से बना हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर को ये दिखाता है, आपको दर्शाता है. द्रविडियन स्टाइल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एंड कुछ ना कुछ गुप्ता काल का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है. एक लोटस पॉन्ड है यहाँ पे, मतलब एक तालाब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई बुद्धा जी ने यहाँ पर मेडिटेशन की थी. एंड यहाँ पर आपको लाइक
स्तूपास भी देखने को मिलते हैं, एंड इवन बुद्ध ट्री है, मेन श्राइन है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो याद रखना कि ओवरऑल इस टेम्पल के बारे में आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से भी समझना चाहिए कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल है यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में एंड सेंट्रीफ्यूग के बारे में। देखिए, जो नेचुरल यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238, इसमें ये फिशर मटेरियल नहीं है, मींस आप इसको न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको यूरेनियम 235, जो नेचुरली बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम यूरेनियम को गैसियस फॉर्म में UF6 के अंडर, यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एंड जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसमें क्या होता है कि जो हेवियर मटेरियल, जैसे मक्खन निकालते हैं ना, हेवियर मटेरियल आपका बाहर आ जाता है और लाइटर मटेरियल इनसाइड रह जाता है। तो उसी को अचीव करने के लिए यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू यहाँ पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को कहीं ना कहीं आउटर शेल में, इसके आउटर पार्ट में आपका यूरेनियम 238 आ जाता है, इनर साइड आपका यूरेनियम 235 रह जाता है। तो यूरेनियम 235 जो नेचुरली ऑकरिंग आपका यूरेनियम है, उसमें बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से इसे रिएक्टर में भी यूज नहीं कर सकते, वेपन में भी यूज नहीं कर सकते। उसकी इनरिचमेंट की जाती है, लो इनरिचमेंट मतलब 3 से 5% के बीच में। ये लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। 20% तक अगर ये पहुंच जाए तो रिसर्च रिएक्टर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, एंड वेपन ग्रेड के लिए आपको ऑलमोस्ट 90% तक इनरिचमेंट की जरूरत होती है। अब ये इनरिचमेंट जो होती है, यूजुअली अगर देखा जाए तो जो ये सेंट्रीफ्यूगल या रोटेशंस है आपकी अप्रोक्सीमेटली 50,000 राउंड्स पर मिनट, मतलब वो जो रोटेशन है वो रोटेशन 50,000 होनी चाहिए, तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूग आपकी कुछ इस आरपीएम पे ऑपरेट करता है, एंड यहां पर एक से काम नहीं चलता, मल्टीपल सेंट्रीफ्यूग्स आपको लगाने पड़ते हैं, एंड बाद में इस लिक्विड जो गैस है इसको वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। दिस इज लाइक नॉर्मल आपका यूरेनियम, इसमें जैसे यूरेनियम 235 बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब एनरिचमेंट में आपको ये ज़्यादा नंबर में देखने को मिल रहा है, तो 3 से 5% यूजुअली आप इसको पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज एक फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, सरहुल फेस्टिवल। बेसिकली ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ के? मैंने कहा झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका बिहार और कुछ पार्ट नेपाल का और इवन बांग्लादेश का। तो मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश एंड इवन कुछ पार्ट भूटान का भी। अब यहां पर सेलिब्रेट करते हैं लाइफ, नेचर एंड एग्रीकल्चर रिन्यूअल को, एंड इसको सेलिब्रेट करते हैं मल्टीपल आपके ट्राइब्स, जैसे औरन, मुंडा, संतल, देन कधिया, हो, ये सभी ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है आपके सन और अर्थ की यूनियन को भी। तो यहां पर किसको, जैसे मैंने आपको कहा, साल ट्री को लाइक आप ये कह सकते हो कि वर्शिप किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत जो होती है वो हंटिंग से होती है, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट करता है, एंड देन रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द जहाँ जहाँ ये स्प्रेड हो सकता है न्यू रीजन्स में थ्रू माइग्रेशन, वो भी आपको स्प्रेड देखने को मिलता है। एंड अभी अगर बात करें तो पॉलिटिकल असर्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। पहले हंटिंग के तौर पे था, फिर एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुआ, फिर रीजनल लेवल पे प्रमोट हुआ, जैसे ट्राइब्स इधर उधर मूव करी उससे, एंड अभी पॉलिटिकल असर्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफशोर क्वेक नियर द पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ टोंगो। तो यहां पर आपको देखने को मिला है कि कुछ आपके अर्थक्वेक ओरिजिनेट किए, शैलो अर्थक्वेक मतलब जो बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं आते, तो 100 किलोमीटर से नीचे की जो भी डेप्थ होती है उसे हम शैलो अर्थक्वेक कहते हैं। उसके बाद डीप सीटेड अर्थक्वेक्स होते हैं। तो टोगो की लोकेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये टोगो है। टोगो के आसपास आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे फिजी, साउथ वेस्ट में इसके न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलता है, नुए, समोआ एंड कुक आइलैंड भी इसके आसपास लोकेटेड है। मेक श्योर इस साल आपको पैसिफिक ओशन में से किसी एक लाइक ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल या एक
आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लाइक कैसे आएगा, जैसे आपको अलग अलग ओशंस के अंदर में सी, यहाँ पर लिखा होगा ओशन, यहाँ पर लिखा होगा आइलैंड, आपको ये बताना होगा कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर जैसे पैसिफिक का नाम लिखा होगा, पैसिफिक का एक यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा, अटलांटिक का नाम दिया होगा, अटलांटिक का एग्जांपल होगा। जैसे इंडियन ओशन में इस साल आपके कई सारे आइलैंड्स न्यूज में रहे हैं, अटलांटिक में भी रहे हैं और पैसिफिक में भी रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस एरिया के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर एक बार अच्छे से नजर दौड़ा ले। उसके अलावा पॉसिबिलिटी है, पहले यूपीएससी पूछता था ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए, तो वो चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अभी यहाँ पर एक अर्थक्वेक देखने को मिला है। अब जैसे मैंने अर्थक्वेक के बारे में आपको कल भी बताया था, अर्थक्वेक यूजुअली आपकी प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3-4 आपकी प्लेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसको मैं आपको एक मूवी की कहानी से समझाता हूँ। देखो, आपने एक मूवी देखी होगी, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अब यहां पे आप ये मान के चलो, ये है राहुल, ये है टीना, और ये है अंजलि, और ये है अमन। अमन यानी सलमान खान। अब टीना और राहुल एक दूसरे के करीब आते हैं, शादी हो जाती है, प्यार इश्क मोहब्बत जब होता है तो नींद चैन सब कुछ आपका खो जाता है। तो यहां पर भी आपको वही देखने को मिलता है कि ये एक डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है। जब भी दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आएंगे, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, वॉल्केनो, अर्थक्वेक यहां पर काफी कॉमन होंगे। जैसे यहां पर एक दूसरे के करीब आने से आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं। फोल्ड माउंटेन्स के अलावा यहां पर आपके ट्रेंचेस भी बनेंगी। जैसे डिपेंड करता है, ओशैनिक ओशैनिक प्लेट है, ओशैनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के केस में आपके फॉल्ट माउंटेन्स बनेगी। ओशन और कॉन्टिनेंट के केस में यहाँ पर आपके आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप इंडोनेशिया के आइलैंड्स के बारे में देखिए, फिलीपींस के आइलैंड्स के बारे में देखिए, तो वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं और इसी तरह से बनते हैं, और ज्यादातर इस केस में आपकी एसिडिक लावा आएगा। अब यहाँ पे डिवर्जिंग बाउंड्रीज की बात करें तो अंजलि और राहुल अलग होते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। आप एक नया फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, नए दोस्त बनते हैं आपके। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी नई कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनेंगी, प्लेट्स नई फॉर्म होंगी, चाहे कॉन्टिनेंटल हो या ओशन। तो मिड ओशन रिजेस, यहाँ पर आपको फॉल्ट माउंटेन्स, हॉर्स एंड ग्रेबन वाली वो देखने को मिलती है, रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती है। तो यहां पर भी आपका अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहां पर प्लेट एक दूसरे के जस्ट ग्लाइड पास करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल निकलते हैं। अब सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं वो, और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। तो यहां पर भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड वो वॉल्केनिज्म की वजह से भी देखने को मिल सकता है, आपको ह्यूमन इंड्यूस देखने को मिल सकता है, जहां पे लाइक मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने उस डैम का नाम बताना है, आप में से किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, बट लाइक आज भी सवाल सेम है कि भाई ऐसा कौन सा डैम है इंडिया के अंदर जिसकी वजह से डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के पार्ट में। तो यहाँ पर डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी हो सकते हैं, जैसे कई बार सिस्मिक एक्टिविटीज आप माइनिंग करते हैं उससे भी देखने को मिलती हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं। अब इसमें 4 टाइप की वेव्स हैं जिसको आप 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज बॉडी वेव। इसके लिए एग्जांपल देना चाहूंगा, लेट्स से मेरी बॉडी के अंदर हार्ट है। हार्ट जो है वो आपका फोकस है, हाइपोसेंटर, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट कर रहा है। मेरी बॉडी पे इमीडिएटली ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहां पर मैं हार्ट बीट को महसूस कर सकता हूं। तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा? आपका एपिसेंटर, जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले महसूस किया जा रहा है। अब हार्ट से जो बीट्स निकल रही है वो बॉडी के अंदर फैल रही है, तो ये आपकी बॉडी वेव कहलाएंगी। बॉडी वेव जनरली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव सबसे फास्टेस्ट होती है एंड इसका रेन शेडो एरिया शेडो एरिया सबसे मिनिमम होता है। वेयर एज एस वेव अगर आप देखेंगे तो ये आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं, और सेकेंडरी वेव्स कहीं ना कहीं आपकी सॉलिड से ही पास कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर इनका जो पार्टिकल का मोशन होता है वो जनरली परपेंडिकुलर होता है मोशन ऑफ वेव से। मतलब अगर आप प्राइमरी वेव की बात करें तो यहां पर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के अकॉर्डिंगली, जैसे आपने ऋतिक रोशन का वो डांस स्टेप देखा होगा ना, एक पल का जीना वाला, तो कुछ पार्टिकल आपके आगे पीछे कुछ इस तरह से ही मूव कर रहे हैं। वेयर एज जो सेकेंडरी वेव है, आपने बचपन में पोटैटो रेस देखी होगी, या बोरे वाली रेस होती है ना, सैक रेस, वो देखी होगी। तो उसमें जैसे आप जंप करके आगे जा रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं और मोशन आपका आगे की तरफ है।
तो आपके ये जो पार्टिकल है इसमें आगे पीछे की जगह ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और मोशन वेव का आगे की तरफ है, तो जिसकी वजह से ये सिर्फ सॉलिड से ही पास हो सकते हैं और इसका शेडो जोन बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 143 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक होता है। अब आती है उसके बाद सरफेस वेव, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव्स। अब बॉडी वेव के बाद सरफेस वेव। सरफेस वेव जो मेरे यहाँ पर ऊपर हार्ट पे, अगर यहाँ पर चेस्ट के पास अगर मैं स्टेथोस्कोप लगाता हूँ तो मैं हार्ट बीट को महसूस कर सकता हूँ। तो जो सरफेस पे ओरिजिनेट होती है वेव, दैट इज सरफेस वेव। अब ये आपकी एपिसेंटर से ओरिजिनेट होकर आगे की तरफ ट्रेवल करती है। लव एंड रेली ये दो टाइप की होती हैं एंड ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं आपकी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। ये अर्थक्वेक के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी के लिए तो आप डेफिनेटली इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बट यस, दीज आर द मेजर लाइक डाटा जो आपको इसके बारे में बेयर मिनिमम पता होना चाहिए। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।